अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और बहनों, हम जिस मौजू पर अब इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे वो है शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स ट्रेडिंग। इंशाल्लाह इन तीनों मौजुआत के ताल्लुक से मैं आप सबके सामने दलाइल और प्रूफ्स के साथ और इस प्रेजेंटेशन के साथ आसान तरीके से पूरी बातें आपके सामने इंशाल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा इस मुख्तसर से वक्त में। सबसे पहले जो शेयर मार्केट का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है? शेयर मार्केट का कंसेप्ट क्या है कि भाई बड़े बिजनेसेस को बड़ा कैपिटल चाहिए। बड़ा कैपिटल सिर्फ एक दो लोग नहीं ला पाते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर कैपिटल उसमें देते हैं और शेयर्स के ओनर्स बनते हैं। अब शेयर्स के ओनर्स जब बन गए तो किसी को अपना शेयर बेचना है, किसी को शेयर खरीदना है, तो उसके लिए होती है एक शेयर मार्केट। तो उलमा इकराम ने कहा है कि जैसे दुनियावी मामलात में बुनियादी कायदा क्या है कि सारी चीजें हलाल है जब तक साबित ना हो जाए हराम। उस चीज के तहत शेयर मार्केट का कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है, क्या चीजों में प्रॉब्लम है, आइए हम आज इंशाल्लाह इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज, कौन से शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो कौन सी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज अगर प्रोडक्ट या सर्विस अगर हराम हो, जैसे मिसाल के तौर पे शराब, बाज शराब बेचने वाली कंपनियां हैं, गैम्बलिंग की, बेटिंग की कंपनियां, पोर किया हुआ हराम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो खाने के जो भी हराम प्रोडक्ट्स हो वो सब कंपनीज हो, या फाइनेंशियल सर्विसेज है जैसे इंटरेस्ट बेस्ड बैंक्स होती है, तो वो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। टोबैको, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मूवीज, म्यूजिक वगैरह, ऑब्ससीनिटी, बेहयाई, ओटीटी, ये सब के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि कोई चीज बजाहिरन ऊपर से हलाल दिख रही होती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री, लेकिन उसका एक मेजर बाय प्रोडक्ट हराम होता है, जैसे मोलासेस जिससे शराब बनता है, तो वो भी इसी लिस्ट में हम ऐड करेंगे। साथ में सेकंड चीज कि ऐसी कंपनियां जिनमें हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हो, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ कंपनीज स्पेक्युलेटिव बिजनेसेस में होती हैं, या हाईली स्पेक्युलेटिव कुछ स्टार्टअप्स होते हैं जिनका क्लियर रेवेन्यू मॉडल नहीं है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन आइए हम आते हैं मेन जो डिफरेंस वाले एरियाज है वहां पर। सबसे पहली चीज जो है डेट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो। ये क्या है कि जो एक कंपनी का पूरा के पूरा सरमाया है, कैपिटल है, वो पूरा कैपिटल आया कहां से है, इक्विटी शेयर्स कितने इशू किए हैं और कितने ऐसे कर्जे लिए हैं जो सूदी कर्जे हैं। अब होता क्या है, शेयर होल्डर कौन है? पार्टनर है। जब वो पार्टनर है उस बिजनेस में, तो वो कर्ज जो सूदी कर्ज होगा उसमें भी तो पार्टनर हो गया ना। जब शेयर होल्डर पार्टनर है तो सूदी कर्ज में भी पार्टनर हो गया ना। जब सूदी कर्ज में पार्टनर हो गया तो सूद का जो काम है, और आप अभी आयतें जो सुन रहे थे सूद के खिलाफ, और कितनी सख्त आयतें हैं, तो वो सूदी कर्ज में भी पार्टनर हो गया। अब यहां पे सवाल क्या है कि ये जो है डेट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेशियो क्या होना चाहिए, टोटल कैपिटल में से कितना कर्जे पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं 33% से कम होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं नहीं 30% से कम, कुछ कहते हैं नहीं नहीं 25% से कम, और हम ये कहते हैं 0%। ये क्या? आइए हम पहले देखते हैं। यानी कि आप ये देखिए पाई चार्ट से कि भाई टोटल जो कैपिटल है उसमें से सूद पे आया हुआ कैपिटल कितना है। एक मिसाल के तौर पे यहाँ 30 बताया गया है। अब इस बारे में अगर आप फतावे देखो तो मैं ये फतावों का मुख्तसर में क्या कहा गया देख लेते हैं। ये है सऊदी की जो सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स, लजना दाइमा, इसका फतवा। इसमें शेख अब्दुल अजीज बिन बाज और शेख अब्दुल रज़ाक अफीफी और बड़े बड़े उलमा, सालेह अल फौजान, आल शेख अब्दुल अजीज आल शेख और शेख बकर अबू ज़ैद, बड़े बड़े उलमा ने कितने सख्त अल्फाज में कहा है। लास्ट लाइन पढ़िए। वो कहते हैं कि अगर मान लो कि मिक्स्ड कंपनी है जिसके सूदी लेन देन है, सूद के ऊपर पैसा लिया गया है, तो वो कहते हैं कि उसमें तो इस सिचुएशन में लाजिम हो जाता है कि ऐसी कंपनी के अंदर से अपने शेयर्स को बेच डालो और जो भी प्रॉफिट हुआ उसे गरीबों में दे दो, और यानी कि कोई इसमें ऐसे कोई सवाब की नियत नहीं होगी, यानी सवाब मिलेगा ऐसा नहीं। मतलब कि अगर मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए, वो कंपनी ने सूद पे लोन लिया
वो कहते हैं ये कंपनी के शेयर्स क्या करो, अभी तो बेच डालो। ये दूसरा फतवा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये भी लजना दाइमा का फतवा है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, गुनाहों और नाफरमानी के कामों में ताउन ना करो। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर तो जब शेयर्स ऐसी कंपनी अगर सूद का काम करने लगे तो फिर तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी कंपनी के शेयर्स हराम है होल्ड करना। वो कह रहे हैं दूसरी लाइन में देखिए, वो कहते हैं कि हराम है ऐसी कंपनी के शेयर्स होल्ड करना और उनके साथ में ताउन करना, तुम ताउन कर रहे हो। ये तीसरा फतवा देखिए इस्लामिक फिक काउंसिल का है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की जो इस्लामिक फिक काउंसिल है, उसके अंदर थर्ड लाइन तीसरी लाइन में देखिए, वो कहते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है अल अस्लु हुर्मतु इस्तिहामी फी शरीकाती ततामलु अहयानन बिल मुहर्रमात, कि कुछ जो ऐसी शरीकात जो होती है जो कभी कभी हराम की चीजों में काम करती है, ऐसी चीजों के अंदर तो हराम है उनके शेयर्स होल्ड करना। तो ये मैंने 3 फतवे बताए। चौथा एक कुवैत फाइनेंस हाउस का, ये भी फतवा देख लीजिए, उसकी जो किताब जो फतावा शरिया फिल मसाइल इक्तिसादिया, इस किताब के अंदर भी ये फतवा आप देख सकते हैं, इन्होंने भी सिमिलर पोजीशन दी और ऐसे बहुत सारे फतवे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग कहते हैं 33%, आखिर में उनके पास क्या दलील है? जब उनके पास देखा जाता है कि भाई आपके पास क्या दलील है, तो उनके पास जो सबसे जो मजबूत बात वो कह पाते हैं वो यही कह पाते हैं, यही उनकी सबसे मजबूत दलील है। क्या? वो कहते हैं देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्सुलुसु वस्सुलुसु कसीर, 1/3 और 1/3 बहुत है। वो कहा कि 1/3 बहुत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 1/3 बहुत है। बोले 1/3 बहुत होता है, यानी 1/3 से कम है तो बहुत नहीं है। वो कहते हैं क्या कह रहे हैं? बोले हम लोग 33% सूद पे कर्ज, मतलब सूद का कर्ज लिया हुआ है। भाई समझो, मिसाल के तौर पर एक कंपनी का अगर कैपिटल मान लो 3000 करोड़ है, 1000 करोड़ सूद पे लिया तो बोले चलेगा, 1/3 हुआ तो ज्यादा है, 1/3 से कम हो। और वो लोग क्या कहते हैं? 1/3 से कम है तो हलाल है वो शेयर। लिखे हुए आपको मैं बताऊंगा स्क्रीनशॉट, बोले हलाल है शेयर, हलाल शेयर्स, हलाल शेयर्स की लिस्ट, यानी कि 1/3 से कम, यानी कि 3000 करोड़ में से 1000 करोड़ से थोड़ा कम सूद पे है, हलाल। या 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ का सूदी लोन है तो वो भी हलाल। हाँ, शरिया कंप्लायंट हलाल शेयर्स की लिस्ट में। वो कहते हैं उसकी दलील ये हदीस है, वसुलुसु कसीर। लेकिन ये हदीस अगर आप देखोगे तो किस बारे में फरमाया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किस बारे में? वसीयत के बारे में। कि एक मर्तबा इंसान, सपोज करो कोई एक शख्स है या वसीयत करता है, उसे 1/3 की वसीयत की इजाजत है। वसीयत किसे मिलेगा माल? वारिस को कि गैर वारिस को? गैर वारिस को मिलेगा। वारिस को नहीं दे सकते एक्स्ट्रा। जो वारिस नहीं है आप उन्हें वसीयत करके मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टी की 1/3 तक वसीयत कर सकते, बाकी वारिसों का माल है। जैसे कोई कहे ना मैं पूरा के पूरा माल सदके में दे दूंगा, नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 1/3 वसीयत कर सकते हैं। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करने की क्या इजाजत दी है? ज्यादा से ज्यादा 1/3। अब ये कायदा वसुलुसु कसीर अगर कहीं पे भी निकाल के अप्लाई कर दिया जाए, जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे भाई हराम कमाई 1/3 तक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से कम चलेगी, या खाना है चिकन उसके अंदर 1/3 तक हराम गोश्त डाला हुआ है तो 1/3 नहीं बचना चाहिए, वसुलुसु कसीर 1/3 बहुत हो गया, 1/3 से कम चल जाएगा। तो अगर ऐसे करने जाएंगे कि किसी ने पैसे दिया उसके 1/3 तक पैसे हड़प सकते, उससे ज्यादा नहीं हड़पना, 1/3 नहीं हड़पना। मतलब ये अगर ऐसे कोई अप्लाई करने जाए तो कोई लिमिट ही नहीं, यानी कि रॉन्ग एप्लीकेशन है भाई। हकीकत में ये हदीस जिस चीज के बारे में वो उस चीज के बारे में है। ये हराम पैसे सूदी लोन लेने के ताल्लुक से बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो यहां पर ये दलील कोलैप्स हो जाती है। तो सही बात क्या है मेरे भाइयों? सही बात तो ये है कि सूद इतनी बड़ी चीज है भाई, आप खुद इस बात से इमेजिन करो कि 73 अरिबा सित्ततु व सलासूना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? सित्ततुन व सलासूना बाबन ऐसरुहा मिस्लु यनकिहु उम्महु, के एक सूद के 73 दरवाजे हैं, सबसे कम दर्जा ऐसा है जैसे कि कोई शख्स अपनी मां के साथ बदफेली करे। अल्लाह अकबर। मुस्तदरक हाकिम में सही सनद से हदीस है। और ये सारी हदीसों को देखकर आदमी खुद देखे कि कितना सीरियस मामला है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये क्राइटेरिया वाले लोगों ने शेयर मार्केट में तकरीबन 1475 के करीब शेयर्स उनकी कंपनीज
उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से फिल्टर करके बताया कि कहते हैं ये शरिया कंप्लायंट है, हलाल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बहुत सीरियस मसला है। और सूद के अंदर क्या मामला है, यहां पे वो लोग कहते हैं अगर सूदी आमदनी 5% से ज्यादा ना हो, सूद की जो आमदनी है 5% से ज्यादा ना हो। अच्छा, खुद हम देख रहे हैं कि जो लोग 1/3 कह रहे हैं अपने प्रिंसिपल को यहां तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे नहीं कह रहे हैं वसूलुस कसीर 1/3 बहुत है, यानी कि यहां पे 5% पे वो बात कर रहे हैं कि सूदी आमदनी 5% से ज्यादा ना हो, वो कह रहे हैं। हम क्या कहते हैं, नहीं, 0। अब सवाल ये उठता है, आप लोग सुन के मेरी बात शायद सोच रहे होंगे ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या बात कर रहे हो, 0 कैसे, कौन देगा हम लोगों को 0? पहले तो ये बता हम कौन है, हम कौन है भाई? हम लोग ईमान वाले हैं, हम लोग ईमान वाले हैं। हमारा भरोसा किस पर है? अल्लाह पर। और क्या 1 2 3 4 हम लोग हैं? कितने हम लोग दुनिया में, कितने मालूम है? दुनिया में 200 करोड़ है हम लोग। आज दुनिया की तकरीबन 1/4 आबादी हम मुसलमान हैं। तो हम लोग कोई 2-4 लोग हैं क्या? हाँ भाई, अगर हम लोग करना चाहे तो क्यों नहीं मिल सकता? अगर हम सब मिलकर, मुसलमान मिलकर कहे कि हमें 0% वाली कंपनी दो, हम लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे, क्यों नहीं मिल सकता? क्या रियली लगता है नहीं मिल सकता? मालूम है क्यों नहीं मिल रहा है हमें? हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं। अगर हमें चाहिए नहीं तो मिलेगा भी नहीं। और चाहिए, अल्लाह से मदद मांगो, सही स्टेप्स आगे बढ़ाओ, क्यों नहीं मिल सकता? चलो मैं आपको थोड़ी मिसालें बताऊंगा, हाँ, फिर यहां थोड़ा पीछे आएंगे। मुस्लिम इन्वेस्टमेंट्स में ये देखिए, ये स्टैंडर्ड एंड पुअर वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है, डो जोन्स इंडेक्स। डो जोन्स इंडेक्स, उसमें राइट साइड पे नीचे देखो मैंने मार्क किया है, वो क्या लिखा है मालूम है? शरिया। डो जोन्स इंडेक्स में भी उन्होंने शरिया इंडेक्स रखा है। किसके लिए? हमारे लिए। क्यों? हम लोग कुछ नहीं है तो हमारे लिए क्यों खास एक अलग इंडेक्स बना के रखा है वहां पे? क्यों? क्योंकि हम कुछ है, हम कुछ है। चलो इंडिया के नाते हैं, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है, निफ्टी 50 शरिया, ये निफ्टी की वेबसाइट से दिया हूं मैं, ये निफ्टी की वेबसाइट से खुद शरिया का इंडेक्स उन्होंने दिया है। लेकिन कौन सी क्राइटेरिया वाला? 33% वाला, 33% वाला, 0 वाला नहीं है, ठीक है? लेकिन हम कुछ है, ये तो दिख रहा है ना। हम अगर कुछ नहीं होते तो हमें क्यों एंटरटेन करते? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे शरिया 50, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी शरिया 50। और ये मैं आपको एक मिसाल देता हूं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी मालूम है? रिलायंस। वर्ल्ड के भी टॉप 60 कंपनियों में से एक है। रिलायंस की मिसाल में मैं आपको बताता हूं, ये देखिए कुछ टाइम पहले की बात है, 2020 की बात है। सऊदी अरेबिया का वेल्थ फंड ने 2% खरीदा था रिलायंस रिटेल वेंचर्स का, और उसमें $1.3 बिलियन इन्वेस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। हाँ? और अभी भी रिलायंस पीछे पड़ा है कि तकरीबन 1.5 बिलियन और चाहिए उनको सऊदी के मॉनेटरी फंड से, हाँ, वेल्थ फंड से, सॉवरेन वेल्थ फंड। और ये देखो, रिलायंस ने अपने आप को मेंटेन किया है शरिया कंप्लायंस में। शरिया कंप्लायंस का देख रहे हो, ये जो मैंने एक वेबसाइट से दिया है, ये क्या कह रहे हैं, ये इस्लामिकली का है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ शरिया कंप्लायंस स्टॉक। कौन सा शरिया कंप्लायंट? कौन सा वाला? हमारा वाला नहीं, 33% वाला। लेकिन है रिलायंस का 33% में आके अपने आप को फिट करके वहां रखना क्यों? हम कुछ है, हाँ। और हमारे सही क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है, मैंने ये सही क्राइटेरिया के हिसाब से भी बता दिया। सही क्राइटेरिया के हिसाब से रिलायंस शरिया कंप्लायंट नहीं है। क्यों? अब देखो आपके सामने है, रिलायंस का टोटल कर्ज कितना है मालूम है? 3.5 ट्रिलियन रुपीस। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़। 3.5 ट्रिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ का सूदी कर्ज लिया हुआ है, और शरिया कंप्लायंट की लिस्ट में है ये। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 18 ट्रिलियन का है, 18.5 ट्रिलियन का है। तो 18.5 ट्रिलियन में से 3.5 ट्रिलियन जब सूदी कर्ज है तो वो शरिया कंप्लायंट है। लेकिन हमारे नजदीक इतना बड़ा सूदी कर्ज लेके शरिया कंप्लायंट, ये कैसे भाई? नहीं है। अच्छा चलिए पीछे आते हैं। अब आप अगर हमारे इस मौके से मुत्तफिक हो और आपको ट्रेडिंग करना है, तो आप स्टॉक को कैसे चेक कर सकते हैं? तो मैं आपको टेक्निक बताना चाहता हूं कैसे आप स्टॉक की फिल्ट्रेशन चेकिंग कर सकते हैं। ये है 2 स्टेप्स में। हम लोग नॉर्मली, बाकी लोग 1 स्टेप में करते हैं, हम 2 स्टेप्स में करेंगे। अच्छा आपको पता है एक शख्स नॉर्मली कितने स्टॉक्स में डील कर लेता है? 6 8 10। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में 8 10 स्टॉक्स में डील करते हैं। अब यहां पर आपको
क्या मिल सकता है आप देखिए, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं और मैं कह रहा हूं हम सब जब मिलकर जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक हलाल ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, जब तक हमको चाहिए नहीं हलाल ऑप्शन। हमें रियली चाहिए तो मिलने वाला है। तो कम से कम बेदारी बढ़ रही है हमारे इस तरह के प्रोग्राम से, और आप सब भी अपने तौर पर बात करो, इंशाल्लाह बात करने से बेदारी बढ़ती है। हाँ, तो जैसे फर्स्ट स्टेप में आप कोई भी ऐप ले लो, जैसे इस्लामिकली है या मुसफ़ा है, ये दो ऐप्स का मैं डेमो बता रहा हूं। तो ये दो ऐप में आप देख रहे हैं कि यहाँ हलाल का फिल्ट्रेशन, आपको फर्स्ट स्टेप वाला फिल्ट्रेशन मिलेगा। कौन सा वाला? 33% वाला, हमारा वाला नहीं। हमारा वाला फिल्ट्रेशन करने के लिए आपको सेकंड स्टेप में सेकंड लेवल के एप्स में डालना पड़ेगा। जैसे इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, ये देख लो, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर में जो तकवा सेटिंग्स है, ये लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो सेकंड नंबर तकवा सेटिंग मिडिल में, तो तकवा सेटिंग में आप सब चीज 0-0 सेट कर सकते हो कि मुझे 0% इंटरेस्ट, 0% यानी कि कैपिटल सूद पर आया हुआ कैपिटल 0%, ऐसी सेटिंग कर सकते हो आप। और सेटिंग करके वो कंपनी जो वहां चेक किए, फर्स्ट स्टेप वहां से लो, सेकंड स्टेप यहां पे सेकंड स्टेप चेकिंग करो, तो आपको उसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी पास हो रही है। या फिर एक और ऐप है स्क्रीनर ऐप, तो स्क्रीनर ऐप में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे डेट टू इक्विटी रेशियो है। मिसाल के तौर पे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं मिसाल बता रहा हूं, उनके नजदीक ये हलाल है। जब यहां पे आकर स्क्रीनर ऐप में देख रहे हैं तो इसका डेट टू इक्विटी 0.03 दिया है, जीरो के बहुत करीब आया, 0.03। मैं आपको उसूल बता रहा हूं, प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, प्रैक्टिकल स्टॉक्स के बारे में एक एक स्टॉक का जो आके बैलेंस शीट स्टडी करेंगे वो लोग बता सकते हैं। देखिए क्या होता है, इसके अंदर एक शरिया बोर्ड की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये जो ऐप मैंने आपको बताया इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर, ये क्या है? ये आईटी बेस्ड स्क्रीनिंग है। आईटी बेस्ड स्क्रीनिंग का मतलब इसके अंदर आईटी में सेटिंग डाली गई है, वो सेटिंग के हिसाब से वो फिल्टर करके आपको बता रहा है। लेकिन होता क्या चाहिए, वो जो दो एप्स थे 33% वाले, जैसे उनके पास एक स्कॉलर की कमिटी है, शरिया कमिटी है, वो लोग बैठकर एक एक स्टॉक की बैलेंस शीट स्टडी करके फिर उसको कैटेगराइज करते हैं। ऐसे कमिटी होने की जरूरत है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक गाड़ी कैसे चला सकते हैं? गाड़ी चलाने का ये 2 स्टेप प्रोसीजर हम देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा यहां पर। अब आइए हम सब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में अब हम बढ़ेंगे शेयर मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है? चलिए कहानी के फॉर्म में समझते हैं। ये है मिस्टर ए, इनके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ये जाते हैं शेयर मार्केट में और समझ लीजिए 100 रुपए के शेयर्स खरीद रहे हैं। 100 रुपए के वो कितने शेयर्स खरीद लेंगे? 1000 शेयर्स। ये हो गई इनकी कहानी, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी बोलते हैं कि नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरे 1 लाख रुपए से, इनके पास भी 1 ही लाख रुपए हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से शेयर्स नहीं खरीदते, शेयर्स का ऑप्शन खरीदते। ऑप्शन क्या है? इसे आसान लफ्जों में अगर आप समझें तो जैसे कि सिर्फ प्राइस बिक रहा है। प्राइस मतलब कीमत। जैसे आज 100 रुपए के हमने भाव गिना, तो ये मिस्टर बी बोल रहे हैं कि ऐसा करो, मैं 100 रुपए की कीमत खरीद रहा हूं 1 महीने के लिए, मतलब 1 महीने में भाव बढ़ेगा या घटेगा मैं 100 रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कीमत खरीदी। ये कीमत कितने में खरीदे? ऑप्शंस की कीमत अलग अलग आती है, मैंने मिसाल में 5 रुपए गिना है, ठीक है। 5 रुपए में इन्होंने ऑप्शन खरीदा, तो उतने में कितने शेयर्स खरीद लिए? वही 1 लाख रुपए में इन्होंने कितने शेयर्स पे ऑप्शन खरीद लिया? 20,000। यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितने का खेल उनको खेलने मिल रहा है? 20 लाख रुपए का खेल खेल रहे हैं। वो 1 लाख का खेल खेल रहा है मिस्टर ए, मिस्टर बी 20 लाख का इन्वेस्टमेंट का खेल खेल रहा है। मैं इसको लफ्ज खेल बोल रहा हूं, एक वजह से बोल रहा हूं, ठीक है। तो मिस्टर बी की ये कहानी है। अब प्राइस बढ़ गए, सपोज सचमुच 110 रुपए हो गए, 110 रुपए के भाव हो गया, तो मिस्टर ए का फायदा कितना हुआ? 10,000 का फायदा हो गया इनका। 1 लाख के शेयर्स अभी 1,10,000 के हो गए, 10,000 का फायदा हो गया। लेकिन मिस्टर बी का क्या हुआ? मिस्टर बी का जो 20 लाख का था वो हो गया सीधा 22 लाख, और 22 लाख यानी 2 लाख का फायदा। लेकिन 1 लाख तो उन्होंने खर्चा किया ना वो ऑप्शन खरीदने में, तो वो माइनस करो तो कितना बचा? 1 लाख का प्रॉफिट बचा। 1 लाख के कैपिटल पे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया इनका। जबकि मिस्टर ए को कितना मिला प्रॉफिट? सिर्फ 10,000। इनको मिल गया कितना? 1 लाख, 10 गुना ज्यादा। चलो आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। सोचो प्राइस गिर गए, हो गए 90 रुपए। जब 90 हो गए तो मिस्टर ए का क्या हो गया? अभी कितना लॉस हो गया? 10,000 का लॉस हो गया। अब इनके 1 लाख के जो शेयर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 90,000 बराबर। लेकिन मिस्टर बी की कहानी देखो क्या हो गया। इन्होंने
प्राइस खरीदा था 100 रुपए का, कि प्राइस 100 रुपए का प्राइस का ऑप्शन खरीदा था 100 रुपए, और हो गया है मार्केट में भाव 90। अब 90 में क्यों जाके खरीदे? ऑप्शन यानी ऑप्शनल था इनके लिए, ऑप्शनल था, यानी अगर नहीं खरीदना है तो कोई फोर्स नहीं है। लेकिन इनके वो जो 5-5 रुपए दिए थे ना इन्होंने, 5-5 रुपए एक एक शेयर के, 20,000 शेयर के 5-5 रुपए जो दिए थे, अपने 1 लाख रुपए दिए थे, वो क्या हुए? उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसके वो गए जीरो, उसकी वैल्यू जीरो। तो इनका लॉस कितना? पूरा 1 लाख इनका लॉस। सोचो 50 लाख लगाए होते तो पूरा 50 लाख क्या है? लॉस। हाँ, अब यहां पर ये तो हो गई ऑप्शंस की कहानी। सोचो फ्यूचर्स होते, फ्यूचर्स में क्या होता है ना, कंपलसरी होता है लेना, फ्यूचर्स में कंपलसरी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर्स में ऑप्शनल नहीं होता है, अब लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चार्जेस वो 5 रुपए वाले नहीं होंगे, अब यहाँ नॉमिनल से ब्रोकरेज देनी पड़ेगी ब्रोकरेज और कुछ टैक्सेस वगैरह जो देने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी इनका 2 लाख प्लस ब्रोकरेज का लॉस हो गया, फ्यूचर्स में 2 लाख का लॉस हो गया, यानी 1 लाख और घर से लाके देना पड़ेगा। और अगर ऑप्शंस में होते तो पूरे 1 लाख जो लेके गए थे मार्केट में पूरे के पूरे डूब गए। अब इसी तरह की कहानी ये देखिए सेबी का ये आर्टिकल जो सेबी ने बताया है कि भाई 1 साल के अंदर इंडिया में 60,000 करोड़ का लॉस करते हैं घर, हाउस होल्ड्स, यानी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो 1 साल के अंदर 60,000 करोड़ का लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? यही फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो आप सुनते हैं ना लोगों की कहानियां, कितना लेकर गया। और मेरे पास आज व्हाट्सएप में मेरे चैट है, आज है चैट, पर्सन बोलता है मैं 50 लाख का मैंने कर्ज लिया, शेयर मार्केट में गया, उसमें से 41 लाख डूब चुके हैं और मैं बाकी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, यही कोशिश में लगे रहते हैं, जितना डूबे हुए और ज्यादा डूबते जाते हैं। तो ये है सैड कहानी। हाँ, सैड कहानी। तो अब यहां पर जिस तरह से वॉरेन बफेट ने क्या कहा, कहा ये जो डेरिवेटिव्स है ना, ये फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और टाइम बॉम्ब कहा जाता है, डेरिवेटिव्स को टाइम बॉम्ब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग करते हैं ना, तो इसका पूरा टोटल इफेक्ट बहुत ही खराब इकोनॉमी पे पड़ता है। और आपको मैं इसकी एक और देखिए, ये देखिए कहानी, एक दिन के अंदर कितना ट्रेड होता है शेयर मार्केट में। ये एक दिन की जो मैंने जीरो धाके ओनर ने आर्टिकल लिखा है खुद, वो कहता है एक दिन का उसने फिगर जो दिया है कि देखो ये 75,000 का इक्विटीज का ट्रेड हुआ, कितना? 75,000। लेकिन वही एक दिन में डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कितनी हुई है? 22,75,000। कितना? नॉर्मल इक्विटी शेयर मिस्टर ए वाले ऑप्शन वो कितने हैं? 75,000 करोड़। लेकिन डेरिवेटिव्स 22,75,000, 22,75,000 करोड़, यानी कि नॉर्मल शेयर्स का हिस्सा कितना है टोटल में? 3.5% का शेयर है। यानी 100 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो 96.5 ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो डेरिवेटिव्स के हो रहे हैं, और सिर्फ 3.5% जेन्युइन वाले हो रहे हैं, बाकी सब ये हवाई। अब हमारी शरीयत की रूलिंग क्या, उलमा ने क्या बताया है? उलमा इस बारे में कहते हैं, इस्लामिक फिक काउंसिल का फतवा है, वो कहते हैं ये क्या भाव खरीद रहे हो? भाव खरीदे क्या है? भाव, व्हाट इज दिस? प्राइस खरीदना, ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि प्राइस खरीदे। तुम या तो शेयर खरीद रहे हो या तो नहीं खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या तो नहीं खरीद रहे हो। ये प्राइस खरीदना कोई ऐसी चीज नहीं होती है। हाँ, ये फर्स्ट चीज वो कह रहे हैं वो लोग। सेकंड चीज क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर ये तो क्लियर कट जुआ है, ये तो क्लियर कट जुआ है कि 100 में खरीदा 110 हो सकता है, 90 हो सकता है, आपको कुछ नहीं मालूम है, तो क्लियर कट गैम्बलिंग है। हाँ, और इसमें एक फनी चीज देखिए, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग नॉर्मली कुछ बेचने के लिए खरीदना पहले पड़ता है ना, लेकिन ये जो दुनिया है ना डेरिवेटिव्स की, इसमें आप पहले बेच सकते हो फिर खरीद लेना। हाँ, पहले बेच दो फिर खरीदना, इसको शॉर्ट सेल कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग, ये भी जायज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तभी मलैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो। मतलब यहाँ पे वो पोजेशन का रूल कि भाई कोई चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए तो बेच सकते हो, वो भी ब्रेक हो रहा है। एक और चीज इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे के जरिए देखो, एक होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अब आपको आज के ही दिन में बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचे तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। तो सवाल ये होता है लोग इंट्राडे करते क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मार्जिन मिलता है। कितना? 5x। यानी आप 1 लाख लेके गए हो मार्केट में और ब्रोकर कहता है तुम एक काम करो 5 लाख से ट्रेडिंग करो, 4 लाख मैं दे रहा हूं। हाँ, 4 लाख मैं दे रहा हूं। लेकिन ये जो 5x की अभी जो लिमिट चल रही है, ये इससे पहले सेबी ने इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लाया था 2021 में। इससे पहले तो 40% तक दे, 40 टाइम्स तक दे देते थे मार्जिन। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग क्या है?
देखिए मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट क्या होगा, 10,000 हुआ तो प्रॉफिट उतना, यानी कि अगर आपने 1 लाख पे 10,000 कमाया तो 5 लाख की ट्रेडिंग कर रहे होते तो 50,000 कमाए होते, सीधा प्रॉफिट 50,000 हो जाता। और अगर गवाते 10,000 यहां पर तो वहां पर 50,000 गवाते। मार्जिन ट्रेडिंग, तो मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में भी फतवा है कि ये हराम है। फ्यूचर्स हराम है, ऑप्शंस भी हराम है, इंट्राडे भी हराम है, मार्जिन ट्रेडिंग या लेवरेज जिसे कहते हैं, लेवरेज भी हराम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसने जो आपको कर्ज दिया, क्या वो ऐसे ही देता आपको कि लाओ लो आपको जरूरत है तो इसलिए मैं हेल्प करने के लिए दे रहा हूं? नहीं नहीं नहीं। वो क्यों कर्ज दे रहा है ब्रोकर? वो ब्रोकर इसलिए कर्ज दे रहा है, पहले तो चार्ज लेगा, जो चार्ज लेगा वो सूद है। नंबर 2 बात क्या है, वो कर्ज इसलिए दे रहा है कि आप उसके पास से जब खरीदोगे शेयर्स तो उसको ब्रोकरेज मिलेगी 1% की। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु सलफुन व बैउन, के सलफ और कर्ज और तिजारत हलाल नहीं है, यानी कि कर्ज इस शर्त पे दे रहे हैं कि तुम्हें ये लेना होगा, ये ट्रेडिंग करनी होगी, वो ट्रेडिंग करने के लिए कर्ज दे रहा है। तो ये भी क्या है, ये ऐसी शर्त के साथ दोनों चीज को कंबाइन करके देना कि मैं कर्ज इस शर्त पे दे रहा हूं कि बिजनेस करोगे तो कर्ज दे रहा हूं, ये वाला कर्ज, तो ये भी क्या है, ये भी हलाल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमने आज एक इंट्रोडक्टरी तौर पर ये बात को देखा, लेकिन मेन बात ये है ना मेरे भाइयों, मकसद ये है कि हम इसमें अंडरस्टैंड करें कि क्या रूलिंग्स है शरीयत की, और हम इससे हराम से बचें, दुनिया भी बचाएं, आखिरत भी बचाएं, हलाल कमाई हमें मिले, हराम से हम बचें। और रियली मेरा ये मानना है कि इसमें मालूमात और अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों में, तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। ये कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है कि हमारे पास एक भी फिल्ट्रेशन वाला नहीं है सही, कि जो हमें फिल्टर करके सही वो दे। लेकिन अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमें मिले तो मिलेंगे इंशाल्लाह। हलाल कमाई चाहिए तो हलाल ऑप्शंस हमें हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमें उसके लिए जद्दोजहद कोशिश करना होगा। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।